राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपके साथ एक एक्सपीरियंस अपना है जो शेयर करने आई हूँ। तो आज सुबह की बात है, मतलब अराउंड 11 o'clock या 12 o'clock के करीब की बात है। तो मैं अपने फ़ोन में जी नेट और वाईफाई बंद करके मैं फ़ोन यूज़ कर रही थी, वीडियोज़ वगैरह कुछ देख रही थी। तब तक मेरे फ़ोन में कुछ नेटवर्क ग्लिच कह सकते हैं या एरर कह सकते हैं आया। तो मैंने क्या किया कि मेरे फ़ोन का वाईफाई जो है उसे ऑन किया, और ऑन करने के बाद फिर थोड़ी देर यूज़ किया अराउंड 1 o'clock। तो उसके बाद मेरा फ़ोन अपने आप ही अपडेट मोड पे चला जाता है। और अपडेट मोड पे जाने के बाद मैं थोड़ा-सा मतलब सोचने लग जाती हूँ, क्योंकि नॉर्मली हम जब भी फ़ोन को अपडेट मोड पे डालते हैं तो परमिशन हमसे फ़ोन हमसे परमिशन लेता है कि हाँ, आपको अपडेट करना है, नहीं करना है, ऐसा कुछ परमिशन लगता है। बट आज मेरे साथ क्या हुआ कि ऐसा कुछ मतलब परमिशन नहीं लिया, और डायरेक्टली अपडेट मोड पे चला जाता है। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि अपने दूसरे फ़ोन से मैंने फ़ोन का फ़ोटो लिया जो मैं करंटली अभी यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने अलग ब्रांड का फर्स्ट टाइम मैं कुछ अलग ब्रांड यूज़ करी, अदरवाइज़ मैं बहुत टाइम से एक ही ब्रांड का फ़ोन यूज़ करी थी। ये मैंने रिसेंटली नया ब्रांड लिया है, ब्रांड का फ़ोन लिया है। तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे डाली थी मैंने। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या है। मैंने दूसरे फ़ोन से उसको सर्च किया, गूगल पे जाके देखा कि आखिर ये मतलब क्या है इस तरीके से। तो मतलब गूगल ने भी यही बताया कि हाँ ठीक है, ये अपडेट मोड पे है फ़ोन। मैंने फिर फ़ोन को साइड में रख दिया। ठीक है, मैं अपने फ़ोन को फिर साइड में रख देती हूँ और वो मतलब उसे अपडेट हो जाने देती हूँ कि ठीक है, आप अपडेट हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसको कुछ देखती हूँ क्या करना है। फिर मैं लगभग 1:30 बजे के करीब फ़ोन चेक करती हूँ, तो उस टाइम भी मेरा फ़ोन अभी अपडेट नहीं हुआ होता है। और फ़ोन अभी अपडेट मोड पे ही होता है ना। कभी 9% दिखा रहा था, कभी आती थी तो 60% दिखाता था, बट 100% अभी नहीं हुआ था। तो मैं 2 बजे के करीब आई, तो मैंने देखा कि जो अपडेट मोड था वो कंप्लीट हो गया था, लेकिन फ़ोन रीसेट मोड पे गया हुआ था। तो मैंने बोला ठीक है, अपडेट के बाद रीसेट नॉर्मली होता होगा, न्यू ब्रांड है, मतलब अलग ब्रांड है, तो फिर थोड़ा सा लगता है। तो मैंने उसे छोड़ दिया था कि ठीक है, आप रीसेट हो जाओ, उसके बाद फिर मैं उसे फिर 2 बजने में 2-4 मिनट या 10 मिनट रहे होंगे। मेरा बच्चा आ गया था घर पे, तो मेरा बच्चा 1:50 पे घर आ जाता है। उसके बाद मैंने फ़ोन को उठाया, तो फ़ोन का जो भी डेटा था सारा मिट चुका था। मेरे फ़ोन में कुछ भी नहीं था, जैसे हम फैक्ट्री रीसेट अपने फ़ोन को करते हैं, बिल्कुल वैसा हो चुका था। मैंने फिर भी उस पे भी मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, न्यू ब्रांड है, अलग ब्रांड है, कुछ भी हो सकता है। ये बोल कर के मैंने फ़ोन को साइड किया, फिर मैंने बच्चों को खाना वगैरह खिला लिया। बच्चों को खाना वगैरह खिलाने के बाद मुझे पता चलता है, मतलब मैं अभी खाना बना ही रही थी, बच्चों के लिए सर्व कर रही थी खाना, उस बीच में कॉल आती है। और उधर से कॉल पे भाई बोलता है कि आपका नाम क्या है? मैंने बोला भाई कॉल आपने किया है, आप बताइए कि आपको किससे बात करनी है। तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ आप अपना नाम बताइए। बहुत ही डिसेंट तरीके से बात कर रहा था, तो मैंने उसे बोला कि ठीक है, मैंने अपना नाम बता दिया। अपना नाम बताने के बाद फिर उसने पूछा आप कहाँ से बोल रहे हो। मैंने बोला देखिए, अब तो हद हो गई है, पहले आपने नाम पूछा, अब आप पूछ रहे हैं कहाँ से बोल रहे हो। आप मुझे ये बताइए कि आपने जब, मैं उनसे कहती हूँ कि मतलब अब आपको बताना है कि आपको काम क्या है, किससे बात करनी है। तो वो कहते हैं क्या कि मैम आपके फ़ोन पे, आपके यूपीआई नंबर पे हमारे फ़ोन से 40,000 रुपये चले गए हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया। ठीक है, फिर मैंने बोला ठीक है, आपकी बात मैं मान लेती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यूपीआई यूज़ नहीं करती हूँ। हालांकि मैंने उनसे झूठ बोला था, क्योंकि आजकल इतने स्कैम चल रहे हैं। प्लीज़ गाइस, आप इस पे वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, इसलिए क्योंकि ये वीडियो सिर्फ स्कैम तक नहीं है, बहुत आगे तक की बात है। तो आप पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और पूरी बात को अच्छे से, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, तो मैंने उनका कॉल काट के और साइड में रख दिया, और उसके बाद फिर उनका कॉल नहीं आता है, और मैं अपने बच्चों को खाना खिला लेती हूँ। खाना खिलाने के बाद इसी मैटर पे मैं भी बात कर रहे होते, लगभग 2:30-3 बजने वाले थे। तो मैं अपने बच्चों से बात कर रही होती हूँ बैठ करके, तब तक फिर से कॉल आती है। तो मैं जैसे ही कॉल अटेंड करती हूँ तो मेरे को आवाज़, हालांकि मेरे फ़ोन में इस टाइम कोई नंबर सेव नहीं थे, तो सारे नंबर अनसेव ही आ रहे थे, अननोन नंबर से ही आ रहे थे। मैं इससे कॉल अटेंड कर ले रही थी, और मैंने फ़ोन में भी कुछ डाउनलोड भी नहीं किया था, ना ही किसी चीज़ में लॉगिन किया था। अभी तो मैं फ़ोन को सेटअप पे ही कर रही थी, मतलब मेल आईडी वगैरह अपनी डाल रही थी। तब तक दोबारा कॉल आती है, और कॉल अटेंड करते ही मैं आवाज़ सुनते ही पहचान जाती हूँ कि ये वही इंसान है जिसने थोड़ी देर पहले कॉल किया था। मैंने फ़ोन उठाते ही, आवाज़ सुनते ही फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज फ्रॉड के डर से मैंने कॉल को डिस्कनेक्ट कर दिया। दोबारा से कॉल आती है, फिर सेम नाम लिख के आता है, हम कॉल अटेंड नहीं करते, फिर से मतलब
ये जो टाइम है, ये चौथी बार उनका कॉल आता है। जब मैं कॉल नहीं उठाती हूँ, मैं किसी और से कॉल उठाने को कहती हूँ, कोई और कॉल उठाता है तो सेम चीज़ वो कहता है कि मैम आपके यूपीआई पे हमारे वहाँ से मिस्टेक से या जैसे भी मुझे नहीं पता है आपके यहाँ पे पैसे चले गए हैं। आप प्लीज़, अभी वो आगे बोलने की कोशिश करते हैं, तब तक मैं उसे बताने की कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारा हमारे नंबर पे यूपीआई, इनफैक्ट हमारे पास यूपीआई जैसी कोई चीज़ है नहीं, तो आप दोबारा से कॉल मत कीजिएगा। तो उधर से जो भाई बोल रहे होते हैं वो कहते हैं ठीक है, हम साइबर कंप्लेन कर देंगे आपके नाम पे। हमने बोला ठीक है, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हमें तब तक कुछ पता नहीं था, क्योंकि हमारे फ़ोन पे ना कोई मैसेज आया हुआ था और ना ही हमारे पास कोई भी यूपीआई ऐप फिलहाल फ़ोन में था, क्योंकि फ़ोन तो पूरा ही सेट हो चुका था। तो हम बस अभी इस बात पे डिस्कस कर ही रहे थे, तब तक मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों अजीब सी बेचैनी सी होने लगी। तो मैंने बोला कि किसी से बोला कि ऐसा करो, आप मेरे यूपीआई नंबर पे, मेरा जो नंबर है उस नंबर पे 1 रुपये भेज के देखो, मैसेज आएगा तो पता चल जाएगा। तो उन्होंने मेरे पे 1 रुपया भेजा, तो मेरे पास बैलेंस आता है कि आपका अवेलेबल बैलेंस इज 1 रुपीज। जैसे ही मैं वो 1 रुपए का मैसेज देखती हूँ, मतलब आप समझ सकते हैं मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, आप यहाँ पे वीडियो को प्लीज मत छोड़िएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सी ऐसी चीजें बता रही हूँ जो शायद अभी बहुत लोगों के साथ हो रही होगी, क्योंकि मैं एक इकलौती नहीं हूँ जिसके साथ मेरे ये हुआ है। और भी बहुत लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हो सकता है या फिर हुआ होगा। तो पूरी वीडियो देखिएगा और बहुत ही अच्छे से वीडियो को सुनिएगा। ठीक है, फिर मैंने दोबारा से बोला कि 1 रुपया फिर से भेज के देखो, हो सकता है गलती से हो गया हो। फिर उन्होंने मुझे 1 रुपया दोबारा से भेजा। दोबारा से भेजा तो अभी मेरा जो बैलेंस दिखा रहा था वो 2 रुपये दिखा रहा था। तो मैं मतलब बहुत बुरी तरीके से हिल चुकी थी। मैंने यूपीआई ऐप डाउनलोड किया। ऐप डाउनलोड करने के बाद मैंने बैलेंस चेक किया, बैलेंस ज़ीरो हो चुका था। मैं नहीं बताऊंगी कि कितना अमाउंट गया है, और ना ही मैं कोई ऐप का नाम ले रही हूँ, ना ही मैं अपने, क्योंकि मैं ना तो किसी के बारे में बुराई कर रही हूँ, ना किसी भी चीज़ की मतलब प्रमोशन कर रही हूँ। मैं बस वो बता रही हूँ जो मैंने फेस किया। ठीक है, फिर मेरी लड़की वो कहती है मम्मा आप ऐसा करो, साइबर क्राइम ब्रांच में कंप्लेन कर। हम कंप्लेन करते हैं। ठीक है, तो हम कंप्लेन करते हैं, तो उस टाइम पे कंप्लेन के लिए हमने कॉल किया होता है, तो उधर से ऑफिसर्स का कहना होता है कि मैम आप ट्रांजैक्शन आईडी बताइए। हमें ट्रांजैक्शन आईडी पता नहीं होती, क्योंकि हमारे जो ऐप है उस ऐप पे उस ट्रांजैक्शन के बारे में कोई डिटेल नहीं होती है। और फैक्ट बात यह है कि मुझे पहले पता भी नहीं थी कि ट्रांजैक्शन आईडी होती क्या है। ठीक है, फिर मैंने दूसरा कोई ट्रांजैक्शन आईडी है उससे निकाला था, लेकिन उसके पहले हमने मेरे जो बैंक की जो कस्टमर केयर है उसमें कॉल करती है मैं, फिर तो वहाँ मुझे पता चलता है कि बताया था, तो उन लोगों ने मेरे अकाउंट को फ्रीज कर दिया। ऑनलाइन जो भी ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हैं सब फ्रीज कर दिया था, बोल के हमने करवा दिया था। उसके बाद फिर से हम साइबर क्राइम ब्रांच में कॉल करते हैं, वहाँ पे उनको हम अपना जो हमारे पास बैंक के कस्टमर केयर ने एक कंप्लेन आईडी दी होती है, वो कंप्लेन आईडी हम देते हैं। तो ब्रांच वाले कहते हैं, साइबर क्राइम वाले कहते हैं कि आप हमें ट्रांजैक्शन आईडी दीजिए। हालांकि हमारे पास ट्रांजैक्शन आईडी नहीं थी, और अब से पहले मुझे पता भी नहीं था ट्रांजैक्शन आईडी क्या होती है। ठीक है, मैं शांति से सोचने लग जाती हूँ अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं पूरी तरीके से हेल्पलेस हो चुकी थी। और उस कंडीशन में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर कैसी बातें कर रहे होते हैं हम, क्योंकि मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम की वीडियो मैं आपको बाद में बना के बताऊंगी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे लगभग लगभग 1 डेढ़ घंटे हम सोचते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें
मुझे एक बात याद आती है, जो मेरी लड़की कोचिंग जाया करती थी, ट्यूशन टीचर के पास जाती थी, तो ट्यूशन टीचर जब भी पेमेंट हम करते थे वो हमसे ट्रांजैक्शन आईडी मांगते थे। तो मेरी लड़की ने ही मुझे बताया कि मम्मा ट्रांजैक्शन आईडी ना ये होती है। मैंने कहा ठीक है। मैंने बीच में एक और ऐप पे लॉगिन किया था, मैं उस ऐप का नाम आपको ज़रूर बताऊंगी। उसका नाम भीम ऐप है। ठीक है, मैंने उस ऐप पे लॉगिन किया था। तो मुझे मतलब याद था कि मैंने उस ऐप पे लॉगिन किया है, बट वो ऐप मैं यूज़ नहीं करती। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस पे जा करके जब देखा तो उसमें मुझे पूरी की पूरी ट्रांजैक्शन दिखाई दे रही थी। मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको ये बताना चाहूंगी कितनी बार में और कैसे कैसे और किस किस के साथ सेम टाइम में फ्रॉड हो रहा था। मेरा फ़ोन ऑफ था जिस टाइम की ये बात है। मेरे फ़ोन को ऑफ किया हुआ था, और मेरे फ़ोन से मेरे यूपीआई आईडी, जो जिन भाई का कॉल आया था, वो दो लोग थे, दो अलग अलग लोग थे, जो कि मुझे लगा था कि एक ही हैं, बट वो दोनों अलग अलग कॉल्स थे, अलग अलग लोगों के कॉल्स थे। तो दोनों के साथ फ्रॉड हुआ था, मेरे साथ फ्रॉड हो रहा था। एक टाइम पे लगभग 1 डेढ़ घंटे के अंदर में हम 4 लोग थे जिनके साथ स्कैम चल रहा था, जिसमें मैं बुरी तरह से फंसने वाली थी। बट मैं उस बीच में थोड़े से की वजह से बच जाती हूँ। फिर मैं अपना पूरा भी मैं चेक करती हूँ, उसमें मेरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं थी। सारी ट्रांजेक्शन जो थी वो फ्रॉड थी। तो मैं उसी टाइम में ट्रांजैक्शन आईडी उसमें से निकाल करके साइबर क्राइम में कॉल करते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शन आईडी हमने निकाली होती है वो हम वहाँ पे जो ऑफिसर थे उनको देते हैं, और उसके बाद वो हमें कंप्लेन नंबर दे देते हैं। ठीक है, हमें मतलब एक बार को ये लगा कि चलो अब हमारे पैसे वापिस आ जाएंगे शायद। बट फिर मैं सोचती हूँ कि आखिर ऐसा क्या हुआ, क्योंकि उसमें मेरे पैसे भी थे, और लगभग 25-26 बार ट्रांजैक्शन हुई है मेरी आईडी के ऊपर, यूपीआई नंबर पे, मेरी यूपीआई पे लगभग 25-26 बार किसी और के नंबर से, किसी और की आईडी से ट्रांजैक्शन होती है। और उसके बाद एक बार में ही सारे पैसे किसी और के नाम पे, किसी और अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर बंदे ने किश्तों में पैसे मेरे अकाउंट में क्यों भेजा। फोन तो बंद था, तो वो डायरेक्ट मेरा अकाउंट खाली कर सकता था, लेकिन उसने मेरे साथ ही फ्रॉड नहीं किया। अगर मैंने कंप्लेन नहीं की होती तो मैं शायद इस स्कैम में बहुत बुरी तरह से फंस सकती थी। उससे कोई मायना नहीं, इसका कोई मायने नहीं होते कि मेरे साथ भी फ्रॉड हुआ है, क्योंकि मैंने कोई कंप्लेन नहीं की थी। ठीक है, तो और फिर हम मतलब ये भी सोच ही रहे होते हैं, ये सोचते सोचते शाम के 8 बज चुके थे। वो दिन इतना इतना छोटा कह सकते हैं, इतना लंबा था, समझ नहीं आया कब सुबह हुई और कब शाम हो गई। वक्त ऐसे गुजर रहा था जैसे हाथ में से रेत गुजर निकल जाती है। फिर शाम को एक भैया साइबर क्राइम ऑफिसर्स के साथ रहते हैं, तो उनको बुलाया होता है, तो वो शाम को आते हैं और फिर उन्हें हम सारी बात बताते हैं कि क्या और कैसे हुआ है। ठीक है, तो फिर वो हमें पूछते हैं, सारी बात उनको हमने बताई होती है, पहले भी बता रखी होती है। वो कॉल पे बात होती है तो वो आते हैं, फिर उनको हमने पूरी बात बताई है, तो वो कहते हैं कि आप ऐसा करो, अपने ब्रांच में एक बार से कॉल करो, जो बैंक का कस्टमर केयर है उसमें कॉल करो। तो हमने कॉल किया, तो हमें वहां से जो ऑफिसर ने बताया वो बात हिला देने वाली थी। उसका कहना ये था कि आपका फोन जब बंद था उस बीच में आपके फोन से ट्रांजैक्शन हुई है, इसका मतलब किसी ने आपके फोन का क्लोन बनाया। चूंकि क्लोन स्लो काम करता है, आपका फ़ोन जो होगा ओरिजिनल डिवाइस से क्लोन जो है वो स्लो काम करता है, तो इसलिए उसे जो ये ट्रांजैक्शन है आपके अकाउंट में भेजना और फिर आपके अकाउंट से निकालना, इसमें टाइम ज़्यादा लग गया। तो आपके पैसे ऑफिसर्स ने जो बैंक ऑफिसर थे उन्होंने बताया कि आपके पैसे
आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज़ नहीं कही कि हाँ आ ही जाएंगी। मेरे ये वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि गाइस, हमें तो अब तक ये पता था कि हमें क्यूआर नहीं को स्कैन करना है, रैंडम कोई भी क्यूआर स्कैन नहीं करना है, कोई लिंक नहीं ओपन करना है, कोई मैसेज ओपन नहीं करना है, कोई ओटीपी किसी के साथ शेयर नहीं करना है। बट मैं जानती हूँ कि मैंने पिछले कुछ दिनों में किसी के साथ इनमें से कुछ नहीं किया है। इनफैक्ट कोई कहे कि हाँ बाहर किसी का वाईफाई कनेक्ट होने की बात है, तो मेरा पैर में फ्रैक्चर आया हुआ है। 2 महीने से मैं कंप्लीट बेड रेस्ट पे हूँ। बस घर के घर के क्या, अपने कुछ पर्सनल काम छोड़ के मैं कहीं बाहर जा भी नहीं सकती हूँ। तो ना मेरा फोन कहीं गया है, ना मैं कहीं गई हूँ, और ना मेरे पास बाहर से कोई भी रैंडम इंसान आया है। जो जानते हैं वो आए, बाकी मेरे से कोई रैंडम इंसान भी नहीं आया। गाइस, सोचने वाली बात ये थी कि मेरा फोन जो हर वक्त घर में रहा है, और मैं कहीं ना आई हूँ ना गई हूँ, फिर भी मेरे फ़ोन के साथ इतना बड़ा स्कैम हो रहा है। तो आज की डेट में तो लोग वाईफाई कहाँ भी कनेक्ट कर लेते हैं, हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। तो प्लीज़ गाइस, मेरा ये वीडियो बनाने का मेन जो मकसद था सिर्फ यही था कि आप कितने सतर्क रह सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितनी ज़्यादा हो सके सतर्क रहिए। और मैं आप इस टॉपिक पे एक और वीडियो बनाऊंगी, ये बताने के लिए कि मुझे कब पता चला कि कैसे मेरा फोन हैक हुआ है। क्योंकि मेरा पूरा फोन हैक हो चुका था। अगर मैं एक ही वीडियो में ये सब बताने लगी ना, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मेरे साथ ये सेकंड टाइम हुआ है। फर्स्ट टाइम मेरे साथ 10 साल पहले हुआ था। तो मैं आपके साथ उस एक्सपीरियंस को भी शेयर करूंगी। अभी फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे रोकती हूँ, और मिलते हैं इसी वीडियो से रिलेटेड अगले वीडियो में आपके साथ। आप मुझे कमेंट करके बताइए, अगर कोई सवाल है आपके तो वो बता सकते हैं, और कोई सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कोई सुझाव भी बताइएगा। मैंने अपने फ़ोन को पूरी प्राइवेट सेफ मोड पे डाल रखा है। और जो मुझे इस स्कैम से पता चला है, मैं आपके साथ वो अगले वीडियो में शेयर करूंगी एक्सपीरियंस को। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। अच्छे से पूरी वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, और जो भी आपको लगे उससे पूछना है या मुझे बताना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री राम, हर हर महादेव, धन्यवाद।